दोस्तों आज लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को हिला देगी। बात है 2024 में बनी एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की। हगुत कहानी शुरू होती है एक सन्नाटे भरी डरावनी रात में। हमारा पहला किरदार लिन अपनी मक्के के खेत में कुछ अजीब हरकतें देखता है। हाथ में टॉर्च लेकर वह धीरे धीरे चारों तरफ देखने लगता है। तभी वो एक पत्ते पर खून की बूंदे देखता है। लिन खून के निशानों का पीछा करता है और जो देखता है उसकी जान सूख जाती है। एक लाश, और वो भी किसी और की नहीं बल्कि उसके गुरु मुलियास की है। डर के मारे हिम्मत जुटाकर लिन झुककर उन्हें छूने की कोशिश करता है। जैसे ही उनका कंधा पकड़ता है उनका सिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इस झटके से लिन की तो सांस ही अटक जाती है। कहानी की नायिका एनू एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। अपने कमरे में बैठकर वह न्यूज चैनल देख रही है। खबर में बताया जा रहा है कि मुलिया, जो एक साधारण आदमी थे, अब इलाज में चमत्कार कर रहे हैं। गांव वालों ने मुलिया को किसी फरिश्ते से कम नहीं माना। लोग उनकी पूजा करते हैं। एनून भी उनकी बहुत बड़ी फैन है और उनकी जादुई शक्तियों की नकल करती रहती है। लेकिन उसकी टीचर को यह सब नागवार गुजरता है। टीचर टीवी बंद कर देती है और उसे समझाती है कि डॉक्टर के इलाज को छोड़कर काले जादू पर विश्वास करना गलत है। लेकिन एनून तो पूरी तरह मुलिया के जादू की दीवानी बन चुकी। एक दिन एक शख्स अपनी बेटी को लेकर मुलिया के पास आता है, लेकिन बीमारी का इलाज कराने नहीं बल्कि अपनी गरीबी मिटाने। वह अपनी बची खुची दौलत मुलिया के सामने रखता है। मुलिया उसके हाथ पर चाकू रखकर जादुई मंत्र पढ़ते हैं। चमत्कार होता है। हाथ का घाव गायब और पैसे से भरा डिब्बा हाजिर। अब लालच का खेल शुरू होता है। वह आदमी ज्यादा दौलत के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। इसी दौरान एनून रात को अपने हॉस्टल लौट रही होती है। रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स अजीब ढंग से झपकने लगती है और तभी उसे कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। वह पलटती है और सामने खड़े हैं मुलिया, हाथ में वही चाकू। एनून डर और खुशी के मिले जुले भाव में है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो उसे झकझोर देता है। मुलिया गायब हो जाते हैं। तभी उसकी दोस्त रिनी वहां आ जाती है और एनून उसे सब बताती है, मगर जिस जगह मुलिया थे वहां कोई नहीं होता। हॉस्टल पहुंचने के बाद एनून टीवी पर एक दिल दहला देने वाली खबर देखती है। मुलिया की मौत हो चुकी है। पुलिस और फोरेंसिक टीम उनकी मौत की वजह का पता लगा रहे हैं। उसी वक्त उसकी टीचर उसे एक चौंकाने वाला सच बताती है। मुलिया एनून के असली पिता थे। एनून अपनी माँ के छोड़े हुए सामान को खोलती है। उसमें थी कुछ गहने, नोटों की कड्डी और अपने माँ बाप की कुछ पुरानी तस्वीरें। उसकी दुनिया तब पलट जाती है जब उसे पता चलता है कि मुलिया उसका सगा बाप था। अगले दिन एनून अपने दोस्तों के साथ मुलिया के अंतिम संस्कार में पहुंचती है। वहां मुलिया का स्टूडेंट लिन उसे पहचान लेता है और उसे सीधा मुलिया की लाश के पास ले जाता है। एनून दंग रह जाती है। मुलिया की मौत गले पर गहरे कट से हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस रात देखा था। लेकिन झटका यहीं खत्म नहीं होता। एनून देखती है कि मुलिया के हाथ पर एक अजीब सा निशान है और ये वही निशान है जो एनून के हाथ पर भी है। अब ये सब इत्तेफाक है या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है। लिन उसे मुलिया की तीसरी बीवी अजेंग से मिलवाता है जो गर्भवती है। फिर लिन एनू को बताता है कि मुलिया ने उसके लिए कुछ खास छोड़ा है। वह उसे एक पुरानी फैक्ट्री जैसी जगह पर ले जाता है। लिन अंदर जाकर सामान लाने को कहता है और एनून बाहर इंतजार करने लगती है, पर तभी कुछ अजीब होता है। खिड़की के पर्दे हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पर्दे के पीछे कोई छिपा हो, पर जब एनून पर्दा हटाती है वहाँ कोई नहीं होता। डर के मारे एनून का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। तभी उसे कोई पीछे से एनून कहकर पुकारता है। एनून इतनी डर जाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिन आता है और पूरी तरह शांत रहता है। वह एनून को एक किताब देता है, मुलिया की काली जादू की। लिन एनून को कहता है कि अब मुलिया का अधूरा काम उसे पूरा करना होगा, लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ मुलिया का खून चल सकता है, यानी एनून को ही ये सब सीखना होगा। लिन उससे वादा करता है कि रात को वह उसे मुलिया की गुप्त जगह पर ले जाएगा। दूसरी तरफ एनून के दोस्त बगास प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन लिन उसे मना कर देता है। उसका कहना है कि गांव में यह सब करना वर्जित है, पर बगास, जो हमेशा उल्टा चलता है, प्रार्थना करता है। तभी बगास को लगता है कि उसके पास कोई है और जब वह पलटता है तो उसे मूल्य का कटा हुआ सिर अपने पास पड़ा हुआ दिखता है। अब बगास डर के मारे कांप उठता है। इसी बीच आइनून बिना किसी से बात किए अपने कमरे में जाती है। उसकी दोस्त रिनी उसे कैमरे पर रिकॉर्ड करती है और उससे सवाल करने लगती है, पर आइनून कोई जवाब नहीं देती। रिनी कैमरा रखकर दूसरी ओर जाती है और तब कुछ ऐसा देखती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक करने पर पता चलता है कि कमरे में आइनून के अलावा कोई नहीं था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई अदृश्य शक्ति हो। आइनून के दोस्त अब इस जगह को छोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि यह गांव शापित है, लेकिन आइनून नहीं मानती। वह मुलिया के काले जादू को सीखना चाहती है। आखिर ये वही शक्ति है जो उसे उसके पिता से जोड़ती है। बगास और आइनून के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ अजेंग की जिंदगी का एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। अजेंग मुलिया के बच्चे की मां बनने वाली है। असल में एक और बच्चे की परवरिश कर रही है। वो बच्चा मुलिया और उनकी दूसरी पत्नी का बेटा है, जिसे अजेंग ने अपनी संतान की तरह पाला है। रात का वक्त अजेंग अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसकी रजाई अचानक जमीन पर गिर जाती है। अजेंग, जो पहले से ही गर्भवती है, किसी तरह उठकर रजाई देखने जाती है और जैसे ही वह रजाई उठाती है वहाँ वह बच्चा बैठा होता है। बच्चा अजेंग को कहता है, तुम छिप जाओ, मुलिया वापस आ रही है। अजेंग के चेहरे पर डर साफ झलकता है। तभी खिड़की के पार एक परछाई नजर आती है। अजेंग को लगता है कोई अंदर आ रहा है, लेकिन अगले ही पल अजेंग की आंख खुलती है। ये सब सिर्फ एक बुरा सपना। उधर लिन एनून को मुलिया के गुप्त ठिकाने पर ले जाता है। वह बताता है कि मुलिया यहाँ पर अपनी काली विद्या का अभ्यास करते थे और इसी से उन्होंने कई लोगों का इलाज किया। लिन एनून से कहता है कि अब यह काम उसे संभालना होगा और इसके लिए उसे एक प्राचीन अनुष्ठान से गुजरना होगा। लिन एक चाकू निकालता है और एनून के हाथ और पैर पर वार करता है। खून बहता है और लिन उससे मंत्र पढ़ने को कहता है, लेकिन जैसे ही एनून मंत्र बोलती है उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगते हैं।
हैं। वह एक खून से लथपथ राक्षस को देखती है जो उसका खून चाट रहा है। उसका दिल डर से थमने लगता है। दूसरी तरफ अजेंग के पास बैठा बच्चा अचानक जाग जाता है। उसे महसूस होता है कि आइनून के साथ कुछ गलत हो रहा है। वह लिन को ढूंढने निकलता है। बच्चा आइनून के दोस्त बगास के पास जाता है और बताता है कि आइनून अब ठीक नहीं है, उसके अंदर कोई बुरी आत्मा आ चुकी है। बच्चा उसे कहता है, अगर तुम इस गांव के राज जानना चाहते हो तो मस्जिद जाकर कुरान की आयतें पढ़ो। उधर आइनून को होश आता है। वह अपने हाथ और पैर के जख्म देखती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। बगास, जो पहले से गांव के रहस्यों को लेकर जिज्ञासु था, मस्जिद जाता है और कुरान की आयतें पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वह पढ़ाई शुरू करता है, पूरे गांव में हलचल मच जाती है। गांव वाले सिर पकड़कर चीखने लगते हैं। आइनून भी दर्द से कराहती है, लेकिन तभी बागास की प्रार्थना किसी अज्ञात शक्ति द्वारा रोक दी जाती है। गांव के लोग अचानक शांत हो जाते हैं। लिन और गांव वाले अब बागास पर भड़क जाते हैं। बागास पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने गांव के नियम तोड़े। अगली सुबह बागास को गांव छोड़ने की धमकी दी जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह जाए, उसे गांव के कुछ गहरे राज पता चलने लगते हैं। आइनून जानना चाहती है कि इस गांव में ऐसा क्या है जो किसी को प्रार्थना करने से रोका जाता है। बच्चा आइनू को बताता है कि यह गांव एक श्राप के नीचे है। यहाँ हर नई माँ को अपने बच्चे की बलि देनी पड़ती है। आइनू की माँ भी एक बलि के लिए मारी गई थी और अब अगली बलि अजेंग की होने वाली है। तभी आइनू की नाक से खून बहने लगता है। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है और कहती है, मेरे पिता ने कुछ गलत नहीं किया। बगास और रिनी गांव छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी बच्चा उन्हें रोकता है। वह अपने पास जमा की गई सारी जानकारी उन्हें सौंपता है। इस जानकारी से गांव का पूरा काला सच सामने आ सकता है। एक रात आइनून बिना किसी होश हवास के गांव की गलियों में घूम रही थी। लोग उसे देखते ही उसके पीछे पीछे चलने लगे। तभी एक विकलांग औरत उसके पास आई और उसने मदद मांगी। आइनून ने मुलिया के अंदाज में अपने हाथ उठाए और कुछ ऐसा किया कि औरत का टूटा हाथ ठीक हो गया। बस इसके बाद आइनून गांव वालों के लिए एक देवी बन गई। दूसरी तरफ छोटा लड़का अजेंग के पास भागता हुआ आता है और कहता है, अजेंग, वो बुरी आत्मा वापस आ गई है। अजेंग जानती है कि यह मुलिया की काली विद्या का असर है। लिन चाहता है कि आइनून मुलिया का रास्ता अपनाए ताकि यह श्राप हमेशा चलता रहे, लेकिन अजेंग और लड़का इससे बचना चाहते हैं। तभी गांव वाले आइनून को घेर लेते हैं और अपनी बीमारियां ठीक करने की गुहार लगाते हैं। इस बीच बगास वहां पहुंचता है और आइनून को इस ट्रांस से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे रोक देते हैं। लिन एक बार फिर आइनून को मुलिया के गुप्त ठिकाने पर ले जाता है। वह आइनून के हाथ और पैर पर चाकू से वार करता है और उसे मंत्र पढ़ने के लिए कहता है। तभी आइनून के दिमाग में छोटे लड़के के डरावने दृश्य आने लगते हैं। वह देखती है कि लड़का मुलिया का कटा हुआ सिर लिए घूम रहा है। ये दृश्य उसे और भी डरा देते हैं। उधर अजेंग और लड़का गांव से भागने की कोशिश कर रहे हैं। भागते भागते अजेंग और लड़का एक मक्के के खेत में पहुंचते हैं। अचानक लड़के को ऐसा लगता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी आइनून वहां आती है और अपने हाथ में चाकू लिए सीधे लड़के पर झपटती है। अजेंग समझ जाती है कि आइनून अब पूरी तरह उस बुरी आत्मा के काबू में है। अजेंग को याद आता है कि कैसे मुलिया ने उसकी और लड़के की माँ को बलि के लिए तैयार किया था। मुलिया को लगता था कि इन बलियों से गांव के लोग स्वस्थ रहेंगे, लेकिन जब अजेंग ने विरोध किया तो उसने अजेंग पर हमला कर दिया। उसी वक्त अजेंग ने पास पड़े चाकू से मुलिया पर वार किया, लेकिन वह रुका नहीं। फिर लड़के ने हिम्मत दिखाई और लोहे की रॉड उठाकर मुलिया की गर्दन पर वार किया। इस बार मुलिया की जान चली गई। अब आइनून, जो पूरी तरह आत्मा के नियंत्रण में है, अजेंग और लड़के को मारने की कोशिश करती है। अजेंग लड़ते लड़ते आइनून को रोकती है ताकि लड़का भाग सके। लड़का भागते हुए बागस और रीनी से टकरा जाता है। वे तुरंत मदद के लिए आते हैं, लेकिन जब वे वापस अजेंग को बचाने पहुंचते हैं तो वहां अजेंग और आइनून दोनों गायब हो चुके होते हैं। बागस अब मुलिया के घर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है कि बुरी आत्मा को खत्म करने का तरीका है उसके वंशज या उसी खून वाले इंसान का बलिदान, यानी लड़का ही उस आत्मा को खत्म कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि आत्मा अब आइनून के अंदर है। अगर आत्मा मरेगी तो आइनून भी मर जाएगी। बागास इससे सहमत नहीं होता। वह कोई और तरीका ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे याद आता है कि कुरान की आयतें पढ़ने से भी आत्मा को खत्म किया जा सकता है। इसी बीच आइनून अजेंग को घसीटते हुए गांव में लाती है। वह सबके सामने अजेंग को खत्म करना चाहती है, लेकिन तभी बागास, उसकी दोस्त और छोटा लड़का वहां पहुंच जाते हैं। बागास जोर जोर से आयतें पढ़ना शुरू करता है। गांव वाले, जो अब तक आत्मा के वश में थे, दर्द से चीखने लगते हैं। उसने बड़े पत्थर से अजेंग के सिर पर वार किया। बागास ने जैसे ही यह देखा, वह आइनून को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन आइनून के सामने उसकी एक नहीं चली। गांव वाले भी वहां पहुंच गए और आइनून को एक पेड़ से बांधने की कोशिश की, लेकिन यह आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। आइनून ने अब सबका होश उड़ा दिया। उसने अपने पावर से लाइन का गला घोंटने की कोशिश की। सभी लोग डर से सहम गए। तभी बुरी आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कोई इंसान मुझे नहीं हरा सकता। बागास को तुरंत याद आया कि कुरान की आयतें पढ़ने से इसका असर हो सकता है। उसने गांव वालों के साथ मिलकर जोर जोर से आयतें पढ़नी शुरू कर दी। आइनून चिल्लाने लगी और दर्द से तड़पने लगी। तभी एक चीख सुनाई दी जो हवेली के अंदर से आ रही थी। बागास और गांव वाले हवेली के अंदर गए, जहां उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। कमरे में छत से कई कपड़े के बंधे हुए थैले लटक रहे थे। जब उन्होंने एक थैला खोला तो उसमें से किसी महिला का कंकाल निकला। ये वही महिलाएं थीं जिन्हें मूलिया ने पकड़कर यहाँ बंद किया था, लेकिन उन थैलों को खोलना बेहद खतरनाक था, क्योंकि आत्मा उनकी ऊर्जा को और ताकतवर बना देती। इसी बीच अचानक बिजली चमकी और आइनून वहां से गायब हो गई। अगले ही पल वह बागास और गांव वालों के सामने प्रकट हुई। वहां बंद महिलाओं की आत्माएं, जो अब राक्षसी बन चुकी थीं, आइनून के सामने झुकने लगी। आइनून ने बगास और उसके साथियों को भी झुकने का आदेश दिया, लेकिन बगास ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। आयतों का असर हुआ और आइनून जमीन पर गिर पड़ी। बुरी आत्मा उसके शरीर से निकलकर दर्द में चीखने लगी। आखिरकार आत्मा हार गई और गायब हो गई। आइनून की जान बच गई। अगले दिन गांव वालों ने उन महिलाओं की आत्माओं को शांतिपूर्वक विदा किया और उनकी
उनकी लाशों को दफनाया। बगास और उसकी दोस्त ने मूल्या की काली विद्या की किताब को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसे सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। इस तरह गांव पर मंडरा रहा श्राप खत्म हो गया। दोस्तों, यही थी 2024 की इंडोनेशियन हॉरर मूवी ठगहुट की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।